जहाँ एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहाँ समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के थाने से इंतहाई गर्म भाप निकल रही हो। इस तूफानी लहर पर आने से एक फायदा जरूर हुआ था कि हमारी कश्ती तूफानी थपेड़ों से बच गई थी। उस वक्त कश्ती गोया एक ऐसी देव बहकर तूफानी मौज के ऊपर सवार थी जो एक तेज रफ्तार दरिया की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। बारिश थम गई थी मगर हवाएं उसी तरह चिंगाड़ रही थी। सोनिया वैसे ही बेहोश थी। उसकी नी मास्टिंग वाली कमीज और घुटनों से फटी हुई पतलून और सर के बाल पानी में शराबोर थे। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि उसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दूं। कश्ती ऊपर नीचे जरूर हो रही थी मगर वो तूफानी मौजों के कयामत खेज झूले से बाहर निकल आई थी। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। मैं खुद थकावट और नक्ताहत से चूर बेबसी के आलम में कश्ती से चिमटा औंधा पड़ा था। कश्ती तूफानी हवाओं को चीरती हुई तेज रफ्तारी से बही चली जा रही थी। मुझे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं ये तूफानी रो हमें वापस दुश्मन के जजीरे पर न फेंक दे। बादलों की वजह से रात बहुत जल्द छा गई थी और चारों तरफ अंधेरे ने अपनी स्याह चादर फैला दी थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी लेकिन नारियल समंदर में डूब चुके थे और समंदर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे सामने तूफान खेज समंदर की भयानक रात थी। मैंने कलाई पर बंधी खड़ी पर नजरें जमाने की कोशिश की मगर मैं वक्त मालूम न कर सका। मैंने निढाल होकर अपना सर कश्ती के तख्ते से लगा दिया। फिर जाने किस वक्त नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ होश नहीं था। शायद मैं सो गया था या नक्काहत की वजह से बेहोश हो गया था। होश आया तो सबसे पहले मुझे दिन की रोशनी नजर आई। एक चप्पू मेरे घुटने से बार बार टकरा रहा था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे लेकिन तूफान गुजर चुका था। हवाओं का दहशतनाक शोर खत्म हो गया था। समंदर पुरसुकून था मगर उसकी मौजों में वो पहले जैसी तूफानी कैफियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कश्ती की रफ्तार वो नहीं रही। कश्ती तूफान की बर्क रफ्तार रॉ से उतर चुकी थी मगर वो लहरों पर बुरी तरह से डोल रही थी। अब वो एक बार फिर हैजानी मौजों के रहमो करम पर थी। मैंने झुककर सोनिया को देखा। वो इंतहाई निठाल थी और करा रही थी। मैंने उसे आवाजें दी। उसके बाजू को झंझोड़ा। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई। उसके होंठ मुझे सूजे हुए लग रहे थे। उसने मुझे कोई जवाब न दिया और हल्की सी कराह के साथ आंखें बंद कर ली। मैंने समंदर का जायजा लेने के लिए सर उठाकर इधर उधर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी बाएं जानिब थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ी लॉन्च समंदर में हमारी कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। उस कश्ती के बादबान नहीं थे। अब मुझे उसमें लगी हुई मोटर की धीमी धीमी आवाज भी सुनाई देने लगी। लॉन्च के मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था। ये लॉन्च या तो कोस्ट गार्ड वालों की थी या मछलियां पकड़ने वाली लॉन्च थी। मेरा दिल इसलिए धक से रह गया कि कहीं मैं उस मनहूस इसराइली जजीरे पर वापस तो नहीं पहुंच गया। लेकिन इस किस्म की बड़ी लॉन्चें इसराइलियों के पास नहीं थी। अब मुझे कुछ लोग लॉन्च पर ऊपर खड़े नजर आए। उनके जिस्म पर सिर्फ तहमत बंधे थे। उनके सर नंगे थे। लॉन्च वालों ने हमारी कश्ती को लहरों में डूबते उभरते देख लिया था और वो हमें बचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी ने हाथ में रस्सा भी पकड़ दिया था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि सोनिया की पतलून की जेब से पिस्तौल और चाकू निकालकर आहिस्ता से समंदर में गिरा दिया। फिर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, सोनिया, अगर तुम होश में भी हो तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना। एक लॉन्च हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मुल्क की लॉन्च है। कोई आवाज मुंह से न निकालना। मैं भी खुद को बेहोश जाहिर करूंगा। माहीगीर लॉन्च के इंजन की आवाज करीब आ गई थी। मैंने अपना सर जहां रखा था वहीं रहने दिया और कोई हरकत न की। लॉन्च का अगला हिस्सा और उसके अर्शे पर खड़े नंगे स्याह जिस्मों वाले दुबले पतले माहीगीर मुझे साफ नजर आ रहे थे। उनके नक्श बर्मी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लग रहे थे। मेरे खुदा, कहीं हम इंडिया के साहिल पर तो नहीं पहुंच गए। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने आप को यूं जाहिर किया जैसे मैं बेहोश हूँ। मैं बेहोश रहकर एक तो उन लोगों के सवालात से बचना चाहता था, दूसरे मैं उनकी जबान और गुफ्तगू से अंदाजा लगाना चाहता था कि अगर मैं इंडिया के साहिल के करीब हूँ तो ये लोग किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और हमारे बारे में उनका रवैया कैसा है। मैंने आंखें बंद कर ली। लॉन्च के माहीगीरों की आवाजें आने लगी। मैं उनकी जबान समझने की कोशिश करने लगा। समुद्री लहरों के शोर की वजह से उनके अल्फाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर समंदर में किसी ने रस्सा फेंका और जैसे दो आदमियों ने समंदर में छलांग लगा दी। मेरे जिस्म से किसी का हाथ टकराया। उसने चिल्लाकर कहा, एक औरत भी डोंगी में है, दोनों बेहोश हैं। ये जुमला तेलुगु जबान में अदा किया गया था। मैं दिल महसूस कर रह गया। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान का मशरकी साहिल था। तेलुगु जबान हिंदुस्तान के मशरकी साहिली इलाकों में तमिल के साथ ही बोली जाती है। हम गड्ढे से निकलने की कोशिश में कुएं में गिर गए थे। हमारी कश्ती बर्मा की तरफ निकल जाती तो बचाव हो सकता था, लेकिन इंडिया तो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क था। अब क्या हो सकता था? तूफान ने हमारे साथ कोई पुराना बदला लिया था और हमें खलीज बंगाल में बर्मा या बांग्लादेश के साहिल की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के मशरकी साहिल पर ला फेंका था। हमें पटसन के एक छींके में डालकर लॉन्च के अर्शे पर ले जाया गया।
मैं तेलुगु जबान रवानी से बोल नहीं सकता था, मगर उसे समझ लेता था। ये माहीगीरों की लॉन्च ही थी। उनकी बातों से मालूम हुआ कि उन्हें समंदर में निकले चौथा रोज था और अब वो मछलियां पकड़कर वापस जा रहे थे। उस इलाके में तूफान का ज्यादा जोर नहीं रहा था। हमें अरशे पर लिटा दिया गया। एक आदमी मुझे औंधा करके मेरी कमर को दबाने लगा ताकि मेरे मैदे में गया हुआ समंदरी पानी बाहर निकल आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। एक भारी भरकम आवाज आई, इसे होश आ रहा है, औरत अभी तक बेहोश है। रजवा, अरे कटोरे में गरम गरम कॉफी डाल कर लाओ। वो तेलुगु जबान बोल रहे थे। एक माहीगीर ने तमिल जबान में कहा, ये मर्द तो मद्रासी लगता है। इस ख्याल से कि कहीं ये मेरा डॉक्टरी मुआयना न करने लगे, मैंने खुद ही आंखें खोल दी और तमिल में पूछा, मैं कहाँ हूँ। मेरे इर्द गिर्द घुंघराले बालों और धूप में जले हुए गहरे सांवले चेहरों वाले माहीगीर खड़े थे, जिनके जिस्मों पर सिवाय घुटनों से ऊपर तक के मैले कुचैले सांफों के और कुछ नहीं था। भारी आवाज वाला मर्द मेरे पास बैठ गया। रजुआ माहीगीर कॉफी की केतली और कांसी की कटोरी लेकर आ गया। ये लो कॉफी पियो, घबराओ नहीं, तुम बच गए हो। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया। मैंने सोनिया की तरफ देखा। वो या तो वाकई बेहोश थी और या फिर बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रही थी। मैंने तमिल में कहा, ये मेरी मालिकन की बहन है। दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के पास पौंडीचेरी आई थी। कश्ती में समंदर की सैर के लिए मेरे साथ निकली तो तूफान ने हमें घेर लिया। फिर हमें कुछ खबर नहीं रही और मैंने कॉफी का घूंट बड़ी मुश्किल से निगल लिया। गर्म गर्म कॉफी ने मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी कर दी। भारी आवाज वाले स्याहफाम आदमी ने घुटनों तक धोती के साथ जिस्म पर सलूका भी पहन रखा था। मालूम होता था कि वो इस लॉन्च का मालिक या मालिक का कारिंदा है। उसने पूछा, तुम्हारी मालिकन की बहन का क्या नाम है और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे बताया कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं अपनी मालिकन के कॉफी के बाग में नौकर हूँ। मेरी मालिकन की इस छोटी बहन का नाम मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन सब इसे पिंकी कहकर बुलाते हैं। सोनिया का कोई फर्जी हिंदुआना नाम मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर वाकई सोनिया होश में नहीं है तो होश में आने के बाद न जाने अपना क्या नाम बता दे। मगर सोनिया होश में थी। उसने आंखें खोल कर देखा और उर्दू में बोली, हम कहाँ आ गए हैं? क्या मैं पौंडीचेरी में हूँ? मैं दिल में खुश हुआ कि उसने मेरे बयान को सुन लिया था जो मैंने माहीगीरों को दिया और जिसमें अपने आप को पौंडीचेरी में अपनी मालिकन की कॉफी स्टेट का मुलाजिम बताया था। इन माहीगीरों ने हमें चावल की बनी हुई रोटी पिसी हुई सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ दी। रोटी खाकर हमारी जान में जान आ गई। थोड़ी सी कॉफी और पी। मछेरे सोनिया को अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनके मुखिया ने उन्हें लॉन्च को गड़ीवाड़ा की तरफ ले चलने को कहा। मछेरे इधर उधर अपने काम में लग गए। लॉन्च का इंजन जो बंद कर दिया गया था फिर से स्टार्ट हुआ। लॉन्च ने समुद्री मौजों पर निस्फ चक्कर काटा और एक तरफ को रवाना हो गई। मैं और सोनिया अरशे पर तन्हा रह गई। हमने लॉन्च के जंगले से टेक लगा रखी थी। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ तुम्हारा नाम कांता होगा। तुम दिल्ली की रहने वाली हो। पौंडीचेरी में तुम्हारी बड़ी बहन का कॉफी का बाग है। तुम उससे मिलने दिल्ली से पौंडीचेरी आई थी। मैं तुम्हारे बाग में मुंशीगिरी करता हूँ। मेरा नाम चंद्रन है। तुम्हारा लकब पिंकी है। तुम मेरे साथ समंदर की सैर को निकली थी कि कश्ती तूफान में घिर गई और हम समंदर में भटक गए। लॉन्च का मुखिया बीड़ी पीता हमारे पास आकर बैठ गया। भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारी नजर तुम पर पड़ गई। हम तो मछलियां पकड़ने के बाद वापस जा रहे थे। आज हमारा वापसी का दिन था। ब्रजुआ ने समंदर में डोंगी को देखा तो शोर मचा दिया। मैंने तमिल में कहा, दादा तेलुगु थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। मेरा जन्म पौंडीचेरी में ही हुआ था। मैं चौला ब्राह्मण हूँ। मुखिया ने हाथ जोड़ दिए और तमिल जबान में कहा, अरे ब्राह्मण तो हमारे माई बाप हैं, फिर आप उनके नौकर क्यों हैं? ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था कि चौला जात के लोग इल्म दानिश सिखाने का ही फरीजा अंजाम देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मैं अपनी मालिकन के यहाँ मुंशी भी हूँ और वहीं संस्कृत भी सिखाता हूँ। मुखिया बोला, जय राम जी की, आप तो संस्कृत के भी विद्वानी हैं। आपकी जान बचाने से मेरा जन्म सफल हो गया महाराज। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि गड़ीवाड़ा कौन सी बंदरगाह है जिस तरफ ये लॉन्च जा रही है, लेकिन मैं अस खुद मुखिया से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि पौंडीचेरी के रहने वालों को कुदरती तौर पर उस इलाके की खबर होनी चाहिए थी। मैंने बातों ही बातों में कहा, मैं गड़ीवाड़ा कभी नहीं गया। सुना है कि वहाँ बहुत बड़ी मछली मंडी है। जाहिर है जहाँ मछलियों से भरी हुई लॉन्च लेकर जा रहे थे वहाँ मछली मंडी का होना लाजमी था। मुखिया ने कहा, गड़ीवाड़ा मछलियों की भारी मंडी है। ये तो आपके तमिलनाडु प्रांत के बिल्कुल ऊपर है। मैं समझ गया कि ये आंध्र प्रदेश की कोई बंदरगाह होगी क्योंकि तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश था जो पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद दक्कन की रियासत का इलाका था। गोया हम हैदराबाद रियासत के साहली इलाके की तरफ जा रहे थे। मैंने फौरन कहा, अच्छा अब मैं समझ गया, ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। हमारा माल तो आपके पौंडीचेरी में जाता है। ये लॉन्च मेरे मालिक की है। मैं उसका मुख्तार मुखिया हूँ। तुमने अपनी मालिकन की बहन का नाम नहीं बताया। मैंने सोनिया की तरफ देखा और बड़े अदब से हिंदी जबान में कहा, अपना नाम बता दीजिए। फिर मुखिया की तरफ मुतवज्जे होकर बताया कि मेरी मालिकन और उसकी बहन दिल्ली प्रांत की रहने वाली है। मालिकन तो तमिल तेलुगु बोल लेती हैं मगर ये उनकी बहन सिवाय उर्दू हिंदी के दूसरी कोई जबान नहीं जानती। सोनिया ने माथे पर आए हुए बालों को पीछे हटाते हुए कहा, मेरा नाम कांता है। मैं दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ।
मुखिया ने खुश होकर कहा, भगवान की कृपा से आप भी विद्वान हैं। जयराम जी की बेटा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आ गए। ताले पानी में जब तूफान आता है तो छोटी छोटी डोंगियों का कुछ पता नहीं चलता। अब दूर जमीन का किनारा नजर आने लगा था। मुखिया कहने लगा, इस लॉन्च का मालिक बड़ा अच्छा आदमी है और तुम्हारे घर तार पत्र भी डाल देगा कि तुम खैरियत से हो। मैंने तमिल में और सोनिया ने हिंदी में मुखिया का शुक्रिया अदा किया। वो उठते हुए बोला, गड़ीवाड़ा आ गया है। वो लॉन्च के उस हिस्से की तरफ चला गया जिधर इंजन लगा था। मछेरे रस्से और जाल लपेट रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। हम दोनों अकेले रह गए तो सोनिया ने आहिस्ता से कहा, खुदा ने हमारी मदद की है, हम बच गए, वरना तो किस कदर भयानक तूफान था। मैंने उसे बताया कि वो तो सारे तूफान में बेहोश पड़ी रही, असल तूफान में से तो मैं गुजरा हूँ। उसने कहा, यह भी खुदा का शुक्र है, नहीं तो जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन अब आगे क्या होगा? हम तो दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। इंडियन पुलिस हमें आसानी से गिरफ्तार करके वापस इसराइलियों के पास अंडमान भेज देगी। इन लोगों ने जरूर भारत की CID और पुलिस को हमारे हुलिये बताकर खबरदार कर दिया होगा। सोनिया का अंदेशा दुरुस्त था। जिस रोज हम यहूदी जजीरे से फरार हुए थे, उसी रोज शाम को भारत के खुफिया महकमे का एक वफ्द वहां पहुंचने वाला था। सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें पहले सोनिया के बारे में और अब मेरे फरार के बारे में भी इंडियन इंटेलिजेंस वालों को बता दिया होगा। अब वहां किसी पर भी ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि असल पाकिस्तानी गोरिल्ला या कमांडो मैं ही था, जो तमिल बाशिंदे के भेस में सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर नौकर था। ये उनके लिए इंतहाई हजीमत की बात थी कि मैं उनकी आंखों के सामने होते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की सोनिया को निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि उनके 2 सिपाहियों को मौत के घाट भी उतार चुका था। भारत के साथ यहूदियों के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे। उन्होंने मेरा और सोनिया का हुलिया भी भारतीय इंटेलिजेंस को बता दिया होगा। सोनिया की तो तस्वीर भी उनके पास थी। इस तस्वीर की कॉपियां अब भारतीय इंटेलिजेंस वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला प्रांतों के पुलिस स्टेशनों में तकसीम करने वाले थे। लेकिन इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए मैंने अपने आप को एक बार फिर तैयार कर लिया था। मैंने सोनिया को भी हौसला और तसल्ली दी और कहा, अगरचे हमें किस्मत ने एक बार फिर दुश्मनों के मुल्क में ला फेंका है, लेकिन हमें इंतहाई दानिशमंदी और जुर्रत और बहादुरी से काम लेना होगा ताकि हम यहाँ से फरार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाएं। सोनिया ने कहा, दिल्ली जाकर क्या करेंगे? ऊपर के भारतीय सूबों में हमारे लिए कदम कदम पर खतरे के सिवा और कुछ नहीं होगा। हमें मगरबी बंगाल की सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश करनी होगी। सोनिया का मशवरा काफी हद तक मुनासिब था, क्योंकि मुझे इस हकीकत का बखूबी एहसास था कि मशरकी पंजाब की तरफ से भारत की सरहद क्रॉस करना किस कदर दुश्वार और खतरनाक है। दिल्ली जाने से मेरा मकसद ये था कि वहां मैं किसी तरह पाकिस्तानी सफीर से राब्ता पैदा करके उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूं। फिर ख्याल आया कि हमें अपने मुल्क के किसी भी सफीर से मिलने से सख्ती से मना किया गया है। हमें किसी हालत में भी अपने मुल्क को अपनी कार्रवाइयों में मुलव्वस करने की इजाजत नहीं थी। मैंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मगरबी बंगाल की सरहद उबूर करना भी कोई आसान काम नहीं था। हम पहचाने जा सकते थे क्योंकि मुझे बंगाली जबान आती थी, मगर सोनिया इससे बिल्कुल नाबलद थी। मेरा रंग तो सांवला हो गया था, मगर सोनिया का रंग अभी तक साफ और सफेदी माइल था। उस पर खामखा शक किया जा सकता था कि ये बंगाली औरत नहीं है। बहरहाल ये मसाइल ऐसे थे कि बहुत जल्द हमें उन पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना था, कोई फैसला करना था और फिर उस पर अमल शुरू कर देना था। गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह करीब आ रही थी। अगर हम भारत के नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको मशरकी साहिल पर जुनूब की तरफ पांडिचेरी की बंदरगाह दिखाई देगी। यहाँ से साहिल के साथ साथ ऊपर चलते जाएं तो मद्रास का बहुत बड़ा बंदरगाही शहर आ जाता है। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ साहिल के साथ साथ सफर करते हैं तो साहिल थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचक गया है। फिर साहिल बाहर की तरफ निकल आता है, जहाँ ऊंट का एक कोहान सा बना हुआ है। इस कोहान के बिल्कुल दरमियान में 2 बंदरगाहें बिल्कुल साथ साथ हैं। ऊपर वाली बंदरगाह का नाम भीमावरम है और उसके नीचे गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह है। हमारी लॉन्च उसी गढ़ीवाड़ा बंदरगाह की तरफ जा रही थी। ये बंदरगाह साबिका हैदराबाद, दक्कन और हालिया आंध्र प्रदेश में वाक़ है। यहाँ से सिंगल रेलवे लाइन भारत के मशहूर शहर और जंक्शन विजयवाड़ा की तरफ जाती है। विजयवाड़ा को बीजवाड़ा और बीचवाड़ा भी कहा जाता है, लेकिन उर्फ आम में उसको विजयवाड़ा के नाम से ही पुकारते हैं। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ से ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन दूमाताली, वरंगल और काजीपेट से होती हुई हैदराबाद को जाती है। चूंकि ये सारे इलाके मेरे देखे भाले थे, इसलिए गढ़ीवाड़ा के नाम से मैं उसके हुदूद दरबे को पूरी तरह समझ गया। गढ़ीवाड़ा मैं कभी नहीं आया था, यहाँ मैं पहली बार जा रहा था। आगे किस्मत हमारे लिए किस किस्म के वाकयात और हादसात लिए हमारा इंतजार कर रही थी, उसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं थी।
गलीवाड़ा का किनारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लॉन्च खाड़ी में दाखिल होकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। ये बंदरगाह भी भारत की दूसरी साहिली और दरमियाने दर्जे की मछली बंदरगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। जेटी पर जगह जगह तेलुगु मजदूर खड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। पीछे ताड़ और नारियल के दरख्तों की कतारें साहिल समंदर के साथ दूर तक चली गई थी। आसमान पर बादल छाए थे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे।